और प्रेशर इंटीग्रल के बाद उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डाल के हमने एक्सप्रेशन निकाला था, प्रेशर का आ गया था P इज इक्वल टू N नॉट KBT। और उसके बाद इससे भी फ़र्क फॉर्म में ले आई थी मैं इसको। तो ये गैस का प्रेशर है, ठीक है, और वो था रो जो कि डेंसिटी थी, म्यू जो कि मीन मॉलिक्यूलर वेट था, और MH जो कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम था, KB जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टेम्परेचर। और लास्ट टाइम हमने इस म्यू के ऊपर टाइम गुजारा था कि म्यू का एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आता है अबंडेंसेस की के टर्म्स में, ठीक है। सो जो एक्सप्रेशन निकाला था, मैंने आपको बताया था कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पूरी गैस आपकी पूरी की पूरी आयनाइज हुई हो, यानी हर एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हों। एक कम्प्लीटली नॉन आयनाइज्ड केस भी है जिसमें सारे एटम्स आपके कंप्लीट हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं बाहर निकला हुआ। और इन बिटवीन केसेस भी हैं जिसको मैंने कहा था अभी हम ट्रीट नहीं कर रहे, क्योंकि सूरज के सेंटर में फुली आयनाइज्ड वाला केस अप्लाई करता है। एक टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ज़्यादातर एटम्स आपके फुली आयनाइज्ड होते हैं। सो फुली आयनाइज्ड के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाला था 1/μ is equal to 1 plus ZH x over AH plus 1 plus AH हाइड्रोजन वाला होगा। हीलियम का एटॉमिक मास हीलियम का प्लस 1 प्लस Z हेवियर Z और A हेवियर। सो इसमें ZH हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, AH हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, Z हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक मास, और हेवियर हमने कहा था एक एवरेज टाइप का हम ले रहे थे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, और हमने कहा था एक्चुअली हम लिए ले सकते हैं 1 प्लस Z हेवियर over A heavier is equal to half। तो मैंने आपको करके बताया था कि ये एक रीजनेबल असम्पशन है। और X, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z क्या हैं? ये अबंडेंस, मास अबंडेंसेस हैं। सो हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, हीलियम का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, और हेवियर एलिमेंट्स का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मैंने नंबर्स आपको कुछ दिए थे और मैंने कहा था कैलकुलेशन बेशक करके ख़ुद भी देख लें आप लोग। सो करंट सन जो है उसमें X 0.34, Y 0.64 और Z 0.02 आता है। तो ये किसी ने डाल के देखा है, करके देखिए कैलकुलेशन किसी ने? नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या करना है हमने, हम करंट सन के लिए अगर निकालेंगे 1/μ हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या डलेगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1, और एटॉमिक मास क्या होता है 2,
हाँ 1 और यहाँ पे डलेगा 0.34, फिर यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया ना, और एटॉमिक मास 4 और मल्टीप्लाइड बाय ये सारा कुछ 0.64, और इसकी जगह हमने कहा था हम हाफ यूज़ करेंगे और इसको हम 0.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आ जाता है, ठीक लिखा है मैंने। सो 2 into 0.34, 3 divided by 4, 0.64 और 1/2 into 0.02, ये आ जाता है 1.17, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है mu is equal to 0.854। ये है करंट सन के लिए। और मैंने एक और नंबर आपको दिया था, यंग स्टार का भी दिया था। सो यंग स्टार के लिए x था 0.7, ये अब किताब वाला दे रही हूँ, कैरल आउस्ली की जो किताब है उसकी वैल्यूज़ यूज़ कर रही हूँ। 0.28 जो कि थोड़ी सी फ़र्क है उससे जो मैंने आपको वैसे दी थी। 0.02, इसको भी उसी तरह यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन में, और हमारे पास आ जाता है म्यू 0.617। ठीक है, ये यंग स्टार के केस में आ जाता है। सो अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक तो ये है हमारे पास, ठीक है। सो इसमें अब हमारे पास म्यू आ गया। डेंसिटी ऑफ द सन शुरू में हमने निकाली थी, हमने एवरेज डेंसिटी ऑफ द सन निकाली थी, टोटल मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सन करके। वो कर देती हूँ जल्दी से मैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा, और टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। ठीक है। सो हमने शुरू में जब हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम किया था, और ये लेक्चर 7 था, मेरा ख्याल है लेक्चर 7 था। सो लेक्चर 7 में चेक कर लेना, थोड़ा सा कोई फ़र्क भी हो सकता है इससे नंबर। लेक्चर 7 में हमने कोर का प्रेशर निकाला था। सो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ली थी और उसमें अज्यूम किया था कि डेंसिटी जो है रो ऑफ आर कांस्टेंट है। ठीक है, हमने अज्यूम किया था कि डेंसिटी रेडियस के साथ वेरी नहीं करती सूरज के, जो कि एक्चुअली बहुत गलत अजम्पशन है। सूरज की अच्छी खासी डेंसिटी वेरी करती है, सेंटर में ज़्यादा डेंस होता है, बाहर डेंस नहीं होता। लेकिन बिल्कुल सिंपल एक कैलकुलेशन करने के लिए ये करके दिखाया था मैंने, और वो हमारे पास कोर का प्रेशर आया था 1.34 into 10 to the power 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के थ्रू हमारे पास आया था, सिंपल सा। और इस प्रेशर को यूज़ करके अब हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं ना, टेम्परेचर ऑफ द कोर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमें मालूम है कोर के अंदर क्या है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यूज़ करेंगे 1.6735 into 10 to the power -27
kg। रो हमने ऐसे निकाला था, mass of the sun divided by volume of the sun से, और वो हमारे पास आया था 1408.3 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हमें पता है, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिख दिया है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिर से लिख देती हूँ, Kb is equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 joules per Kelvin। So, अगर हम ये कैलकुलेशन करें यंग स्टार के लिए, तो ये वाली वैल्यू यूज़ करके, ओके मिट गया। सो यंग स्टार के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें ये, तो यहाँ से हम टेम्परेचर निकालेंगे कोर का इज इक्वल टू प्रेशर कोर का, इसको मैं इन्वर्ट कर रही हूँ, टाइम्स म्यू और टाइम्स mass of hydrogen atom और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, रो और Kb। सो ये सब वैल्यूज डाल दें हम यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाता है 7.1 into 10 to the power 6 केल्विन। ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर डाल दें, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। तो ये एक्चुअली इतनी गलत वैल्यू नहीं है। 10 to the power 6 केल्विन का मतलब है 7 मिलियन केल्विन, है ना। और टेम्परेचर का कितना केल्विन आता है, सॉरी सूरज का कितना है, 15 मिलियन केल्विन है। 15 मिलियन केल्विन एक्चुअल टेम्परेचर। सो इतना ज़्यादा ऑफ नहीं है ये, ठीक है। बावजूद इसके कि हमने वो डेंसिटी जो है एवरेज की है पूरे सन की, और हमने ये कहा ओवरऑल एक ही जितनी डेंसिटी है। प्रेशर अगर आपको याद हो तो हमने कहा था प्रेशर एक्चुअली गलत आया था, ठीक है। प्रेशर एट द कोर ऑफ द सन गलत आया था, 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का फ़र्क था। सो उसके बावजूद ये काफ़ी सही वैल्यू आ जाती है। बाय द वे बुक कैरल नॉस्ली की जो किताब है उसमें हाफ का फैक्टर का यहाँ पे फ़र्क है एक, वो इस वजह से फ़र्क है क्योंकि प्रेशर की कैलकुलेशन में मैंने एक हाफ का फैक्टर यूज़ किया था जो उन्होंने इग्नोर किया है। तो वो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ कि क्यों फ़र्क आ रहा है उससे रिज़ल्ट। अच्छा, ये इसी टाइप का आर्ग्यूमेंट मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र भी किया था। इसी टाइप का आर्ग्यूमेंट एडिंगटन ने 1926 में यूज़ करके टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द सन निकाला था, ठीक है। और ये वो वाला टाइम था, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब अभी हमें पता नहीं था कि कोर में फ्यूजन हो रही है, ठीक है। वरना तो फ्यूजन आपको हिंट दे देती है ना, क्योंकि फ्यूजन हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन का थ्रेशोल्ड है 10 to the power 7 केल्विन, यानी 10 मिलियन होना चाहिए टेम्परेचर कम अज़ कम। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा आपका। लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था ये। तो एडिंगटन ने किस तरह का आर्ग्यूमेंट किया था, उसने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ही ली थी जिस तरह हमने लिया यहाँ पे।
अलबत्ता उसने रो ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं लिया था, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन लिया था। सो वो जो है वो मैंने आपको नहीं करवाए, वो वाला थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशंस। सो उस टाइप का बता देती हूँ थोड़ा सा। इस टाइप का प्रेशर सम कांस्टेंट रो टू द पावर 1 प्लस n, ये कोई इंडेक्स है, ठीक है। इस टाइप का सॉल्यूशन लिया था जिसमें प्रेशर जो है वो फंक्शन ऑफ डेंसिटी होता है। ये काफ़ी मशहूर काम है लेन और एमडन और रिटर का पॉलीट्रॉपिक सॉल्यूशंस के थ्रू, और ये काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट्स दे देते हैं। सो उसने किस टाइप का रिज़ल्ट उनके पास आया था? उनके पास आया हुआ था पी कोर इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा था ना, हमने अंडर एस्टिमेट किया था 100 के फैक्टर से तकरीबन। तो ये वाला बहुत करीब है, एक्चुअल जो वैल्यू है उससे ज़्यादा करीब था। सो उन्होंने इस तरह का आर्ग्यूमेंट करके प्रेशर ऑफ द कोर निकाला था, और फिर इस टाइप की इक्वेशन लेके टेम्परेचर ऑफ द कोर एस्टिमेट किया था। मैं उसकी कैलकुलेशन अभी आपको नहीं पूरी डिटेल में थोड़ा सा नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसमें रेडिएशन वाला प्रेशर भी शामिल हो रहा था। सो वो मैं भी नहीं डाल रही, वो जब एक दफ़ा करवा दूंगी तो आपको थोड़ा सा बता दूंगी। बट अभी तक कम से कम आप उसका मेन आर्ग्यूमेंट ज़रूर समझ सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया, साथ में प्रेशर की इक्वेशन जिस तरह का हमने इंटीग्रल निकाल के वहाँ से आइडियल गैस लॉ निकाल के, और ये अबंडेंसेस टाइप की चीज़ लेके, थोड़ा सा इससे फ़र्क अगेन आर्ग्यूमेंट था डिटेल में उनका, बट ये तकरीबन ठीक वैल्यू निकाल दी थी, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्चुअली कि यंग स्टार का तो यह है, करंट सन का अगर हम करें तो क्या आता है। और अगर हम, क्योंकि अभी मैंने गलत प्रेशर यूज़ किया, 10 टू द पावर 14 वाला किया, चूँकि मेरी अपनी रफ कैलकुलेशन 10 टू द पावर 14 वाली थी। अगर मैं सही प्रेशर यूज़ करूँ तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट फ़र्क आएगा, ठीक है। सो मैं एक्चुअली आपको बता देती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। सो अगर हम यूज़ करें, यहाँ कर लेते हैं, अगर हम यूज़ करें P इज़ इक्वल टू 1.2 into 10 to the power 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वाले एक्सप्रेशन में बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही रखें, तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द कोर आ जाता है 6.3 into 10 to the power 8 केल्विन, ये यंग स्टार के लिए। यंग स्टार का मतलब है कि हमने म्यू की ये वाली वैल्यू यूज़ की है, ठीक है। म्यू की ये वाली वैल्यू यूज़ करें, बाकी कैलकुलेशन इसी तरह करें, सिर्फ पी जो है उसकी जगह ये वाला पी यूज़ कर लें। सो अब ये देख रहे हैं आपके ये थोड़ा हाई होना शुरू हो गया, ठीक है। 15 मिलियन केल्विन से हम ऊपर जा रहे हैं, और अगर मैं यही चीज़ यूज़ करूं बट मैं यंग स्टार के बजाय ये वाली वैल्यू यूज़ करूं, करंट सन वाली, तो मेरे पास और बड़ी वैल्यू आ जाती है, और वो है 1.8 into 10 to the power 9 केल्विन, ठीक है। तो ये तो अब बिलियन पे पहुंच गए हम, ठीक है। अच्छा खासा ज़्यादा हो गया, इसको 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का फ़र्क आ गया। तो इसकी क्या वजह है वो मैं एक्चुअली बोल चुकी हूँ। हमने ओवर सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस की हैं, हमने ये किया है जो मैं यहाँ मिटा गई हूँ, ये
ये वाला, ठीक है। सो हमने कोर का कहा है कि वही प्रेशर है जो कि सरफेस का है, प्रेशर नहीं सॉरी डेंसिटी। सो हमने कोर की वही डेंसिटी ली है जो कि सरफेस की है, और हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया, पूरे सूरज की अज्यूम कर लिया, एक ही डेंसिटी है तो पूरे सूरज का मास डिवाइडेड बाय पूरे सूरज का वॉल्यूम जो है हमने उससे वो कर लिया है। लेकिन बिल्कुल शुरू से जो हम बात करते आ रहे हैं उससे इंट्यूटिवली कम से कम आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए सेंटर में और डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि शेल थ्योरम जब हमने शुरू में देखा था वो भी यही देखा था, फोर्स आपकी अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। प्रेशर भी हमें पता है अंदर की तरफ आ रहा है। सो डेंसिटी एक्चुअली आपकी अच्छी खासी ज़्यादा होती है। सो ये इस वजह से ये ओवर सिंप्लीफाइड था, और कभी कभार ओवर सिंप्लीफाई करके हम कुछ सही जवाब ले लेते हैं और कभी कभार ओवर सिंप्लीफाई करके नहीं सही जवाब देते। सो अगर यहाँ पे कुछ बेहतर प्रेशर की वैल्यू यूज़ की जाए, सॉरी प्रेशर की नहीं, रो, अब हम रो की बात कर रहे हैं। सो रो की वैल्यू कोई बेहतर यूज़ की जाए, तो एक्चुअल जो रो है सेंटर में वो तकरीबन ऐसी है। रो कोर जो है $150,000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अच्छा खासा फ़र्क होगा इससे। अगर हम ये वाली वैल्यू यूज़ करें और फिर हम यही इसी तरह से कैलकुलेशन करें, प्रेशर भी यूज़ करें और टेम्परेचर और सॉरी यंग स्टार के लिए कैलकुलेशन करें, तो हमारे पास आता है टेम्परेचर कोर का आता है 5.9 × 10⁶ केल्विन। ये यंग स्टार के लिए हो गया, और करंट स्टार के लिए, करंट सन के लिए 1.69 × 10⁷ केल्विन। ठीक है, ऊपर वाला यंग स्टार के लिए है और नीचे वाला करंट सन के लिए। तो अब हम बहुत करीब आ गए हैं एक्चुअली। करंट सन का एक्चुअल टेम्परेचर कोर में तकरीबन ये है, और ये अगेन रिलेटिवली सिंपल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको कर हाँ, एडिंगटन ने कितना निकाला था ये मेरे पास नोट्स में लिखा है। नहीं, मेरे पास नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आई थिंक एडिंगटन ने ये नहीं निकाला था। इसमें मैंने ये खुद से ये वैल्यू डाली है, एडिंगटन के पास ये नहीं आ रही थी, इससे थोड़ी सी फ़र्क थी, इससे तकरीबन हाफ थी शायद, या सॉरी मेरे पास नोट्स में नहीं है वो वाला एडिंगटन। पर मैं एडिंगटन का थोड़ा सा किसी वक्त करवाऊंगी, थोड़ा सा और उसकी कैलकुलेशंस का एग्जैक्ट क्या था। बट आइडिया आपको ये देना था कि अगर इसके अंदर सही वैल्यूज़ डाली जाएं तो हम रिलेटिवली सिंपल आर्ग्यूमेंट से हम सही जवाब के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा है जो हम मॉडल बना रहे हैं एक तरह से सूरज का, ये उसका गैस प्रेशर वाला पार्ट है जो हमें अलाउ, पहले इसने इसको हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लेके हमने प्रेशर निकाला सेंटर का। आपको आज एक फॉर्म थोड़ी सी फ़र्क भी बता दिया कि अच्छा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी हो सकती है, हमने तो कांस्टेंट लिया था। और फिर जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि प्रेशर निकाल के, जिसके पीछे है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एक्चुअली हम आइडियलास लॉ तक पहुंच गए थे उसको यूज़ करके। और अबंडेंसेस सही हमारे पास मेजर्ड हों। हाँ, उसके पास सही अबंडेंसेस भी नहीं थे
एडिंगटन के पास। सो वो उसने और आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए थे, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा फ़र्क था। सो हमारे पास काफ़ी कुछ आ जाता है, ठीक है। सो ये आ गया एक पार्ट हमारा काफ़ी बड़ा पार्ट है सूरज के मॉडल का, ठीक है। इसके बारे में कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर मैं प्रेशर की दूसरी टाइप की तरफ आती हूँ जो कि रेडिएशन प्रेशर है। इस पे कोई सवाल है? नहीं, चले ठीक है। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो आज का लेक्चर है ना, इसका नेक्स्ट पार्ट ये बेसिकली कुछ जनरल बातें ही होंगी। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा इक्वेशंस में आज नहीं जा रही, कम से कम। अच्छा जी, हमने कुछ लेक्चर पहले ये निकाला था प्रेशर इंटीग्रल। ज़ीरो टू इन्फिनिटी PV n of P dP। और फिर मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे मैसिव पार्टिकल्स हों, मैसिव और नॉन रिलेटिविस्टिक केस आपका, उसमें ये बन जाता है P इज इक्वल टू 1/3 0 to infinity mv स्क्वायर n of v dv। इसमें हमने यूज़ किया है P इज इक्वल टू mv, जो कि मोमेंटम की डेफिनेशन है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंटम मास और स्पीड का प्रोडक्ट। और मैंने आपको कहा था ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे पास ये आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे P के साथ G का सबस्क्रिप्ट, जो कि गैस के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे अब इस कमरे में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास है, मासलेस नहीं है, वो मैसिव पार्टिकल्स हैं और जनरली नॉन रिलेटिविस्टिक हैं, ठीक है। सूरज के सेंटर का भी मैंने आपको कहा था, अच्छा हम कुछ हद तक अप्लाई कर सकते हैं उसमें नॉन रिलेटिविस्टिक वाला, इवन दो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे है। और मैसिव भी हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो मैसिव भी हैं। बट ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं मैसलेस। ये बाय द वे वो वाला एक्सप्रेशन है जो हमने सिलेंडर बना के उसकी वॉल्स के साथ टकरा के हमने देखा था, वॉल्स के साथ अगर पार्टिकल्स टकराएं तो मोमेंटम कैसे ट्रांसफ़र होता है और प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है, वो वाली हमने पूरी कैलकुलेशन की थी। तो इसकी बेस में, इन दोनों की बेस में पिक्चर वही वाली है, ठीक है, कि आपके पार्टिकल्स प्रेशर कैसे इम्पार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था ये वही चीज़ है जो आपके बलून या टायर के प्रेशर या इस कमरे में जितना प्रेशर है वो भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ये वो पिक्चर है जिसके साथ हमारी फेमिलियरिटी है, ठीक है। हमें पता है प्रेशर गैस का किस तरह से काम करता है। मैसलेस पार्टिकल्स जो हैं, किसको पता है कौन सी एग्जांपल जो सबसे कॉमन मैसलेस पार्टिकल्स हैं? फोटॉन है, ठीक है। सो फोटॉन्स हैं। सो लाइट जो है उसके साथ जो हम पार्टिकल एसोसिएट करते हैं, ठीक है, ये जो लाइट है, ये भी जिन पार्टिकल्स के थ्रू हम तक एक तरह आ रही है, ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे बनी हुई है, और ये मुझे लैंग्वेज नहीं पसंद, बट बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बट वो फोटॉन्स हैं,
उनका नाम फोटॉन्स है, और ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास ज़ीरो होता है, ठीक है, मास ज़ीरो होता है, ये मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। और ये किस स्पीड से जा रहे होते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सूरज में भी है ये, सूरज से भी बहुत सारी लाइट आ रही है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे ये चीज़ डाल सकें, फोटॉन्स का कुछ कैलकुलेशन कर सकें, सो हमें लाइट के थ्रू एग्जर्ट होता हुआ प्रेशर भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हम ऐसे डोमेन में जा रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा कम इंट्यूटिव है। मैं क्यों कह रही हूँ कि मास प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है मोमेंटम के थ्रू, ये हमें समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मास प्रेशर एग्जर्ट, ठीक है, हमें पता है, हमें इस चीज़ की आदत है। मैसलेस चीज़ कैसे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, इस चीज़ की हमें आदत कम है, इंट्यूशन में हमारे ये चीज़ कम है, ठीक है। हमें मोमेंटम को भी, एक तो फिज़िक्स जब नहीं भी पढ़ते तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा बहुत होता है। जिसने फिज़िक्स नहीं भी पढ़ी हुई उसको, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिसने फिज़िक्स नहीं भी पढ़ी हुई उसको पता है कि स्लो स्पीड से आता हुआ बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, ट्रक होगा, यहाँ पे आके टकराएगा तो ये टूट जाएगी चीज़, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है बावजूद इसके कि उसकी स्पीड बहुत कम है ना। और इसी तरह छोटे मास का कोई ऑब्जेक्ट होगा बट उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, जैसे बुलेट है, तो वो भी हमें पता है वो डैमेज कर देती है, ठीक है। तो हमें मोमेंटम का कुछ कॉन्सेप्ट इंट्यूटिवली, इस इक्वेशन वाला, अगर इक्वेशन ना भी पता हो तो हमें, हर बंदे को पता है, जिसने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी हुई उसको भी पता है। फोटोन के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस चीज़ की इंट्यूशन बनाना कि फोटॉन्स के केस में हम मोमेंटम की कैसे बात कर रहे हैं। और टेक्निकली फिर हमारा सवाल ये उठेगा कि अच्छा, यहाँ पे फिर हम, अगर हम mv डाल दें तो मास इज इक्वल टू 0 है, तो फिर तो ये 0 हो जाना चाहिए, लेकिन रेडिएशन भी प्रेशर एग्जर्ट करती है। सो फिर हमें कौन सा एक्सप्रेशन डालना है, ठीक है। सो उसके लिए थोड़ी सी स्पेशल रिलेटिविटी के कुछ एक्सप्रेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। किस किस ने स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ी हुई है? ठीक है। सो स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। तो आज का मेरा प्लान यही था कि जो अभी रिमाइंडर है लेक्चर का वो थोड़ा सा स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में जनरल बातें करूँगी, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको फुल एक्सप्रेशन एक निकाल के उसको दिखाना चाहती हूँ और कन्विंस करना चाहूँगी कि जो एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है मोमेंटम का। सो फुल स्पेशल रिलेटिविटी का कोर्स ऑब्वियसली नहीं है। स्पेशल रिलेटिविटी मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको जब आप पढ़ते हैं तो उसकी एक फिलोसॉफिकल डेप्थ है जो हम आज, इसमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हम एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स कर रहे हैं और हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस चाहिए उसके लिए। सो वो करवाने में फिर पूरा स्पेशल रिलेटिविटी का कोर्स करवाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। स्पेस और टाइम का आपस में रिलेशनशिप है जो एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट हम कह सकते हैं, यानी थिंकिंग में हमारी डीपर तरीके से चेंज आया था फिज़िक्स के बारे में, जिस तरह से हम सोचते थे। सो बहुत खूबसूरत थ्योरी है, बट सो वो वाली डेप्थ नहीं मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही, क्योंकि उसको इंट्रोड्यूस करने में 10 लेक्चर्स तो लग जाएंगे मेरा ख्याल है, ठीक है। सो इसलिए उसको नहीं हम कर रहे, एक्सप्रेशंस की बात करूँगी। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में 2-3 बातें जो हैं जो मुझे लगता है रेलेवेंट हैं, और ताकि आपके जहन में एक पिक्चर में कुछ चीज़ें भी आ जाएं, वो मैं कर देती हूँ। सो 2-3 बातें मैं करना चाहती हूँ। एक तो मैंने कह दिया थोड़ा सा कि मैं ज़्यादा डीप तरीके से स्पेशल रिलेटिविटी की हम बात करते हैं यहाँ पे। स्पेशल रिलेटिविटी, सो एक तो ये हो गया कि बहुत डीप तरीके से नहीं मैं इसको कर रही, जो इसकी अपनी पूरी
फ़िलोसॉफ़िकल डेप्थ है उसमें नहीं हम जा रहे। दो और बातें करना चाहती हूँ। एक, मैं ये बात आपको कहना चाहती हूँ कि इंट्यूटिव वर्सेस नॉन इंट्यूटिव, जो थोड़ी सी अभी बात भी हुई है, डोमेन्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। और दूसरा जो है, इस चीज़ को जहन में आ जाए सबके, जो कि पता भी होगी बहुत सारे लोगों को, कि यूजुअली अगर आपकी पुरानी थ्योरी किसी ख़ास डोमेन में सही काम कर रही है, सही जवाब दे रही है, बाद में कोई और थ्योरी आती है, तो कई दफ़ा तो ये होता है पहली थ्योरी आपकी रिजेक्ट हो जाती है, आपको पता चल जाता है वो जो हमारी सोच थी वो गलत थी। कई दफ़ा ये पता चल जाता है अच्छा नहीं वो सोच ठीक थी बट उसकी लिमिटेशंस हैं, उससे बाहर के डोमेन में उससे थोड़ी फ़र्क आपको अप्रोच रखनी पड़ती है। सो इस पे थोड़ी सी ज़्यादा बात करते हैं। और मैं जब ये स्पेशल रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस करती हूँ तो मैं यूजुअली इसके साथ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी बात करती हूँ, क्योंकि ये दोनों आपकी मॉडर्न थेरीज़, मॉडर्न फिज़िक्स जिसको हम कहते हैं, 20th सेंचुरी में आई हैं। और ये वो थेरीज़ हैं जिनसे वंस अगेन आपका पैराडाइम शिफ्ट, यानी आपकी थिंकिंग में जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं उसमें कई चीज़ें तब्दील हुई हैं। ठीक है, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हुए भी मैंने आपको बताया था ना कि अच्छा मैक्रोस्कोपिक जो आपकी वॉल्यूम और प्रेशर और बड़ी बड़ी इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं, उसका लिंक हमने माइक्रोस्कोपिक यानी पार्टिकल लेवल पे उसका ढूंढ लिया था हमने लिंक। सो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो भी एक आप पैराडाइम शिफ्ट समझ लें या एक बहुत बड़ा थिंकिंग में शिफ्ट या एक बहुत डेप्थ में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। ये वाले जो हैं स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, ये 20th सेंचुरी में दोनों आए हैं और इन दोनों ने डीपर तरीके से हमें फ़र्क तरीके से हमने सोचा इसके बाद चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि किन डोमेन्स में अप्लाई होती हैं ये चीज़ें। किसको इसका जवाब पता है? जिन्होंने पढ़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। सो इनका जवाब है कि स्पीड, यहाँ पे जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो जाती है, अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डोमेन में हम चले जाते हैं, तो ऐसा ही है। ये वाली जो है ये है वेरी फास्ट डोमेन और ये है वेरी स्मॉल। ठीक है, सो वेरी फास्ट जो डोमेन होता है उसमें हमें स्पेशल रिलेटिविटी अप्लाई करनी पड़ती है, और वेरी स्मॉल जो है उसमें हमें क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करना पड़ती है। ठीक है, तो फिर हमारा सवाल ये पैदा होता है जिसका आप जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन कि वेरी फास्ट से क्या मुराद है और वेरी स्मॉल से क्या मुराद है। ठीक है, तो वेरी फास्ट में कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 और उसके पीछे 8 ज़ीरो यहाँ लिख दें, मीटर पर सेकेंड, वो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम अपनी कुछ और स्पीड्स से कंपेयर कर लेते हैं इस वैल्यू को। आप लोगों को याद है वो जो पहला लेक्चर था जिसमें मैंने यूनिवर्स के बारे में कहा था कि हम एक बहुत स्पीडी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम यूज़ करके यूनिवर्स का साइज़ थोड़ा देखते हैं कि क्या है, और सूरज का इर्द गिर्द का चक्कर लगाने में कितना टाइम यूज़ करेगा। तो हमने बुलेट की बात की थी या प्लेन की बात की थी। ठीक है, प्लेन और बुलेट। हवाई जहाज़ जो है वो तकरीबन 100 km/h। ठीक है, आपके जो रेलगाड़ी तेज़ 300 समथिंग km/h पे चली जाती है, हवाई जहाज़ 1000 km/h पे चला जाता है। ठीक है, बुलेट जो है मैंने शायद 2000 km/h पे लिखाई थी। इसको इससे कंपेयर करने के लिए, चूँकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में लिख देते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये है 277 मीटर पर सेकंड, और ये है, मैंने राउंड ऑफ थोड़ा सा किया है, 600 मीटर पर सेकंड। ये एक्चुअली 277 का डबल होगा,
राउंड ऑफ मैंने कर दिया, समझने तेज़ है ज़्यादा बुलेट थोड़ी सी। सो 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके मुकाबले में स्पीड ऑफ साउंड अगर आपने कंपेयर करनी है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्पीड ऑफ साउंड एट STP 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सुपरसोनिक है। इसको इससे कंपेयर करके देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। 6 उसके पीछे सिर्फ 2 ज़ीरो, 3 उसके पीछे 8 ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हम इसका रेशो लें, मैंने फास्टेस्ट जो स्पीड लिखी हुई है उसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। सो अगर हम इसका रेशो लें, V/C इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आता है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 है मेरा ख्याल है। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 सी, ठीक है। सो ये बेसिकली 0.0000002। सो ये जो हमारा फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारी इंसानों की ज़िंदगी में, उससे इतना ज़्यादा छोटा है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा फास्ट है। हमारे जो फास्टेस्ट, और बुलेट आपको पता भी नहीं चलता, मतलब इसीलिए तो लीथल है ना, क्योंकि उधर से कोई फायर करता है तो पता भी नहीं चलता आपको, आप तक पलक झपकते में पहुंचती है ना। बट लाइट उससे इतनी ज़्यादा गुना फास्ट है। इसी तरह हम साइजेस का भी कर लेते हैं, वेरी स्मॉल का भी थोड़ा सा अंदाज़ा कर लेते हैं। सो आपने कहा पार्टिकल्स के डोमेन में आ जाए ना हम, तो हमारी ज़िंदगी किस साइज़ पे गुजरती है, मीटर्स का स्केल है ना, हमारी अपनी हाइट मीटर्स में होती है, कमरे हमारे टेंस ऑफ मीटर्स में होते हैं, एक शहर में हम फिरते हैं, किलोमीटर्स में हम बातें करते हैं। छोटी चीज़ें जब हम नापना शुरू करते हैं हम सेंटीमीटर्स में नापते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फुट्टे पे छोटा जो होता है वो मिलीमीटर होता है। तो हमें इन चीज़ों की आदत है, हमें ये पता है मिलीमीटर छोटा है, और हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर अच्छा खासा है, हमें ये पता है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का फासला तय करना पड़ता है। तो इन चीज़ों की हमें आदत है। और आपको याद हो अगेन पहले लेक्चर में वो जब मैंने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में बात करनी शुरू की थी कि अर्थ का रेडियस और सन टू अर्थ डिस्टेंस, वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में बात आना शुरू हो गई थी, तो वो भी फिर समझ आना बंद हो गई थी, क्योंकि हमें आदत नहीं है, ठीक है। अगर हम रोज़ सुबह उठते होते और मिलियन किलोमीटर चलते होते तो फिर हमें मिलियन किलोमीटर की भी आदत होती है, लेकिन हमारे जहन को मिलियन किलोमीटर की आदत नहीं है, ठीक है। इसी तरह मिलीमीटर से छोटे माइक्रोमीटर्स वगैरह पे अगर हम आ जाएं, 10 to the power -6 मीटर्स, 10 to the नानोमीटर्स पे आ जाएं, 10 to the power -9 मीटर्स पे आ जाएं, छोटे मिलीमीटर को भी अगर आप 100 में 1000 में डिवाइड करना शुरू कर दें, अगेन हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं इस चीज़ का तजुर्बा, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं बाल बराबर, जब कोई बहुत चीज़ पतली होती है, छोटी होती है, तो हम कहते हैं बाल बराबर। तो हमारी जो डिस्टेंसेस का अंदाज़ा है वेरी लार्ज पे भी ख़राब होना शुरू हो जाता है और वेरी स्मॉल पे भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। सो हम मीटर्स की ज़िंदगी में रहते हैं, ठीक है, मीटर्स किलोमीटर्स पे रहते हैं। अब आपके मॉलिक्यूल्स के लेवल पे अगर हम आ जाएं, सो मॉलिक्यूल्स का लेवल जो है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का लेवल, वो है नैनोमीटर या एंगस्ट्रम्स। तो नैनोमीटर कितना होता है, 10 to the power -9 मीटर, और एंगस्ट्रम होता है 10 to the power -10 मीटर, ठीक है। 1 मीटर को अगर हम बिलियन हिस्सों में डिवाइड कर दें, वो आपका रफली स्केल आना शुरू हो जाता है एक एटम और मॉलिक्यूल का, ठीक है। और अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो एस्टिमेट हम करते हैं रफली 10 to the power -15 मीटर, फेम्टोमीटर की हम बात करते हैं।
सो यहाँ पे तो इससे भी 5 जीरो और ऐड कर दें तो अब तब हम पार्टिकल लेवल पे आते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन ये वो साइज़ नहीं है जिसको हम तसव्वुर भी कर सकें, क्योंकि बाल बराबर से बहुत छोटा है, ठीक है, और बाल बराबर हमारी लिमिट है, ठीक है। और वो स्पीड भी हम नहीं तसव्वुर कर सकते, क्योंकि हमें तो बुलेट की स्पीड भी समझने में मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो दोनों एरियाज़ हैं, स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फ़र्क एरियाज़ हैं। ये वो एरियाज़, वो डोमेन्स नहीं हैं जिसमें हम बड़े होते हैं, ठीक है, बच्चे बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं हम इस चीज़ को करते। हम में से कोई इस स्पीड के करीब नहीं गया और हम में से कोई इस छोटे से स्केल पे जाके हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जो बहुत सारी चीज़ें, हाँ, इसको एक साइड पे रखते हैं, फिर अब मैं थोड़ा सा इंट्यूटिव और नॉन इंट्यूटिव और क्लासिकल फिज़िक्स वर्सेस मॉडर्न फिज़िक्स के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। क्लासिकल फिज़िक्स जो है आपकी बहुत सारे एरियाज़ में, F = ma, न्यूटन्स लॉज लिख लिए हमने, ग्रेविटेशन की बात कर ली, बिल्कुल जो सिंपलेस्ट लॉज में इस वक्त बात कर रही हूँ। ये वो वाले डोमेन्स हैं जो ये जिस फिज़िक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिन फिनोमेना को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ऐसे फिनोमेना हैं जो हमारे रोज़मर्रा के मुशाहिदे में आते हैं, ठीक है। ये वो फिनोमेना हैं जो एक्चुअली जिन्होंने फ़िज़िक्स नहीं भी पढ़ी होती उनको भी पता होता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये फ़िज़िक्स पढ़ने की नहीं ज़रूरत कि मैं ये चौक अगर ड्रॉप छोड़ दूँ, सबको पता है कि वो कहाँ जाएगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की नहीं ज़रूरत, जिसने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं भी पढ़ा होता उसको भी पता है कि क्या होगा, ठीक है। इसी तरह मोमेंटम की, जैसे मैं बता रही थी कि अच्छा ट्रक ज़ोर से आके लगता है क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा आता है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगेन ये इक्वेशन की नहीं ज़रूरत कि वो हमें बताए। हाँ, इक्वेशन आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दे देगी मोमेंटम की, वहाँ से आप फोर्स निकाल सकेंगे, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ये जो समझ है ये एक्चुअली इंट्यूटिव है, ये बच्चे ने भी सीखी होती है, ठीक है। बेबीज़ आपने देखा होगा, बिल्कुल एक छोटी उम्र होती है, वो ऑब्जेक्ट बार बार गिरा के देखते हैं, उससे पहले, उस उम्र से रफली पहले उनको शायद पूरी तरह ग्रेविटी की नहीं समझ आती और कई दफ़ा बच्चा बिस्तर से गिर जाता है, ठीक है। लेकिन एक ख़ास एज होती है, उसके बाद बच्चे को बिस्तर से गिरने की समझ आ जाती है, उसको पता होता है कि इस एज से मैं इधर जाऊँगा तो बिस्तर से गिर जाऊँगा, ठीक है। सो ग्रेविटी की उस वक्त से समझ आई हुई होती है, ठीक है। पकड़न पकड़ाई खेलते हैं बच्चे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ट्रैजेक्टरी, ये सारी चीज़ें समझ आई हुई होती हैं। और ये खाली इंसानों को नहीं है, ये एनिमल वर्ल्ड के अंदर भी है, क्योंकि जब शेर हिरन को पकड़ रहा होता है तो दोनों को पता है कि क्या स्पीड रखनी है और क्या किस में पकड़े जाएंगे और क्या रेंज होगी और ट्रैजेक्टरी क्या रखनी है, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जो एनिमल वर्ल्ड में भी इंट्यूटिव तरीके से बहुत सारी इनमें से चीज़ें पता हैं। तो जो आपकी पुरानी ये थ्योरीज है ना क्लासिकल, इनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो फिनोमेना नोन था सदियों से, मतलब हमेशा से, जब से इंसान हैं तब से हमें पता थी, ऑब्जेक्ट के गिरने का भी हमें पता था, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें पता थी। हाँ, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म, उसको एक थ्योरी में लाने की ज़रूरत थी, जो कि एक इंसान की अपनी, हमारी नेचर है, ये इंसान की नेचर है कि हम थ्योरी की फॉर्म में देखना चाहते हैं चीज़ों, हम जनरलाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैथ्स की लैंग्वेज मिली हमें, यूज़फुल थी, वहाँ से हमने ये थ्योरीज इस फॉर्म में ले आए, ठीक है। सो ये इंट्यूटिव डोमेन है हमारे। ये जो डोमेन्स हैं, यहाँ पे हम ना बच्चा बड़ा होता है इसमें, ना हिरन और शेर हो रहा है, वेरी स्मॉल पे भी नहीं हो रहा और वेरी फास्ट पे भी नहीं हो रहा। ये वो चीज़ें हैं जो हमने, इनका तजर्बा नहीं हुआ हमें, और ये डिस्कवर भी इसी वजह से लेट हुई हैं एक्चुअली, ठीक है। इनकी हमें इंट्यूशन नहीं है और इनकी डिस्कवरी भी फ़र्क तरीके से हुई है। ये उस तरह की डिस्कवरी नहीं है कि एक फिनोमेना नोन था और हमने उसकी कोई मैथमेटिकल थ्योरी ढूंढी। ये एक्सपेरिमेंट्स थे जो ऐसी चीज़ें कर रहे थे
जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन या स्पेशल रिलेटिविटी का इंट्रोडक्शन, उन्होंने स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट और माइकलसन मोरले और इस तरह के और एक्सपेरिमेंट सुने होंगे। ये वो चीज़ें थी जो पुरानी थ्योरी इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सो फिर जो चीज़ें नज़र आ रही थी उन पे लोगों ने थ्योरी देने की कोशिश की और उस पे आपके पास उन्होंने मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स यूज़ की। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पूरा एक ख़ास मैथ्स, वेक्टर स्पेसेस वगैरह वहाँ से यूज़ होता है, इसका अपना में इनका उसकी स्पेस वगैरह इस टाइप की चीज़ें। और वो कहने को वो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज थी और कहने को वो बल्कि ऐसी भी बातें कहती थी जो हमें नहीं समझ, बहुत अजीब लगती थी, हमारी इंट्यूशन से बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ थी ये बाज़ बातें इनमें से। बट वो थ्योरी कंसिस्टेंटली जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच करती है, जब आप उस वेरी स्मॉल या वेरी फास्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कंसिस्टेंटली सही रिजल्ट्स देती है, तो फिर आप कहते हैं नहीं ये मैथ्स ठीक है प्रोबेबली, ये थ्योरी ठीक है प्रोबेबली, और अगर ये अजीब रिजल्ट्स भी दे रही है तो इसका मतलब है ये ठीक ही होंगे। और फिर वक्त के साथ साथ वो बहुत सारे अजीब रिजल्ट्स भी कंफर्म होते गए। ठीक है, तो अजीब रिजल्ट्स की एक दो मिसालें आपको दे देती हूँ, जिन्होंने अगेन पढ़ा हुआ उन्होंने सुनी होंगी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ उन्होंने भी शायद सुनी नहीं हो। ठीक है, मसलन टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का लोगों ने सुना होगा कि स्पेशल रिलेटिविटी प्रिडिक्ट करती है कि अगर एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट पे टाइम मेजर करेंगे, बहुत स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाता हुआ कोई, वहाँ पे कोई टाइम मेजर कर रहे होंगे और इससे बाहर उसी फिनोमेना का कोई और टाइम मेजर करेगा, तो उनके पास वक्त फ़र्क आएगा, जबकि हमारा ये एक्सपीरियंस नहीं है डे टू डे लाइफ का। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ से सपोज़ कोई रेलगाड़ी जा रही है और उसके अंदर जो है आई डोंट नो कोई प्रोसेस होता है, एक टाइम पे प्रोसेस शुरू होता है, दूसरे टाइम पे प्रोसेस ख़त्म होता है। ठीक है, कोई चौक ही गिर रहा है फॉर इंस्टेंस, तो उसका गिरने का एक टाइम है और नीचे ज़मीन पे पहुंचने का एक और टाइम है। मैं उसका टाइम बाहर खड़े हुए गाड़ी से जो मेजर करूँगी वो वही होगा जो अंदर वाले लोग मेजर करेंगे। ठीक है, खैर ये मैंने उस डायरेक्शन में कर दिया, बट खैर आपके इस तरह से कोई प्रोसेस हो सकता है। बट स्पेशल रिलेटिविटी आपको ये कहती है कि वो टाइम इंटरवल फ़र्क होगा और हमारे पास टाइम इंटरवल फ़र्क आएगा। तो ये बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव चीज़ है, ये वो चीज़ है जो हम नहीं समझ पाते। ठीक है, ये सारी कहानी क्यों सुना रही हूँ आपको, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम उतना इंट्यूटिव नहीं है जितना मैसिव पार्टिकल का मोमेंटम इंट्यूटिव है। मैसिव पार्टिकल का मोमेंटम ये बहुत एक इंट्यूटिव सा कॉन्सेप्ट है, बट फोटोन का मोमेंटम उससे थोड़ा सा कम इंट्यूटिव है, क्योंकि मास नहीं है ना, और हमें इस मोमेंटम की आदत है। ठीक है, सो ये बताने के लिए कह रही हूँ, और ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी है जो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम के बारे में ये बात करें। ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी आगे भी पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी, ये वो एरियाज़ हैं जिसमें एक्चुअली आपको थ्योरी का मैथ्स ट्रस्ट करना पड़ता है, पहले उसको समझना पड़ता है और फिर उसको ट्रस्ट करना पड़ता है। इंट्यूशन आपकी ख़राब कर देती है अक्सर चीज़ों को। सो एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अक्सर जब इस तरह के केस में हम आते हैं, अब ये गलत नहीं है, या F=ma जो है, या और बहुत सारी चीज़ें, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने बार बार टेस्ट की नहीं है। ठीक है, हमारे रॉकेट्स जो लॉन्च होते हैं वो यही वाली फ़िज़िक्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये गलत नहीं है। तो फिर इनको कंपैटिबल कैसे किया जाता है, ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल फ़र्क लग रही होती हैं हमें। ठीक है, सो बहुत दफ़ा फ़िज़िक्स में आपको एक ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसमें ये आपकी ओल्ड थ्योरी है और ये जो बाहर सर्कल मैंने बनाया है ये आपकी न्यू थ्योरी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि न्यू थ्योरी के अंदर ओल्ड थ्योरी कंटेन्ड है, प्रोवाइडेड कि उसने डिस्प्रूव ना किया हो ओल्ड थ्योरी को,
प्रोवाइडेड कि हमें यकीन हो कि ओल्ड थ्योरी ठीक थी, लेकिन हमें सिर्फ क्या पता चल रहा है कि ओल्ड थ्योरी ठीक थी लेकिन एक ख़ास डोमेन में, न्यू थ्योरी उससे ज़्यादा बड़े डोमेन पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अगर ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैं ये वाली डायग्राम बनाऊं तो ये साइज़ की डायग्राम हो जाती है। एक ख़ास रेंज ऑफ साइज़ में ओल्ड थ्योरी बिल्कुल ठीक है, बट जब हम ब्रॉडर साइज ऑफ रेंज में जाते हैं, छोटे साइजेस की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो हमारे पास न्यू थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। ठीक है, इसी तरह स्पेशल रिलेटिविटी जो है, अगर मैं दूसरी साइड के लिए डायग्राम बनाऊं तो हर स्पीड के लिए स्पेशल रिलेटिविटी अप्लाई हो सकती है, बट जो क्लासिकल आपकी थ्योरी है वो ये छोटी स्पीड्स बुलेट तक चले जाएं या इससे बहुत कम हो, स्पीड हमारी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो। ठीक है, सो इस वजह से अब मेरा जो अगला काम होगा वो यही होगा। सन्नान टाइम कितना है? 15 मिनट्स। चलें 15 में कर सकते हैं हम। एक जो काम है वो ये होगा कि शो करना कि जो स्पेशल रिलेटिविटी में हम मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो कंपैटिबल है इस P इज इक्वल टू mv के लिए के साथ, लेकिन उसके लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि फिर स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो की लिमिट में कंपैटिबल हो जाएगा, स्पीड स्लो नहीं होगी तो फिर हमें नया वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के बता देती हूँ कि क्या होता है। अगली दफ़ा इसको मैं खोल के बताऊँगी। सो P इज इक्वल टू गामा mv, ये है आपका मोमेंटम का एक्सप्रेशन, और गामा जिन्होंने पढ़ा हुआ है 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, सो v क्या हो गया? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे 600 था, है ना, और c स्क्वायर क्या हो गया? c क्या हो गया? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आप चाहें तो कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो करके भी देख सकते हैं। ये हमने निकाल लिया ना, v ओवर c ये आ गया था हमारे पास बुलेट के लिए, है ना, तो v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर कितना आएगा? v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इस चीज़ का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, नहीं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, नहीं ये तो फ्रैक्शन है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, है ना, तो गामा क्या हो जाएगा इस केस में? गामा हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इस पूरे का स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर भी शायद ना हैंडल कर पाए इसको क्योंकि इतना कम है, 10 टू द पावर माइनस 12। अगर कैलकुलेटर की प्रिसीजन 10 टू द पावर माइनस 12 से कम होगी तो वो आपको कोई रिजल्ट देगा, वरना वो एरर दे देगा आपको। 1 में से 1 माइनस हम कर रहे हैं 0.00000, 11 जीरोज़ यहाँ पे चाहिए मुझे, और 4 एंड में, तो 1 में से इतनी छोटी चीज़ निकालेंगे तो क्या होगा? 1 ही देगा तो 1, क्योंकि वो इतनी छोटी चीज़ है, हाँ मतलब वो इतनी ज़्यादा छोटी चीज़ है कि आपको वो 1 ही देगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो चूंकि ये 1 आ जाएगा तो आपके पास वापस P इज इक्वल टू mv आ जाएगा। ये अभी हमने बुलेट के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है,
तो इससे क्या पता चला कि P इज इक्वल टू, ये जो मेरी ये डायग्राम बनाई थी मैंने, P इज इक्वल टू गामा mv जो है ये आपकी जनरल है रिजल्ट, ठीक है। और उसका सबसेट जब ये गामा 1 हो जाता है या 1 के करीब हो जाता है, वो ये वाला एरिया आपका, और ये वो है जिसमें हम जी रहे हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। रोज़मर्रा की क्या, हमारी ओवरऑल ज़िंदगी में यही स्पीड है जिसके साथ हम डील करते हैं। तो इस वजह से हमारी लाइफ के लिए ये एक्सप्रेशन काफ़ी होता है, और हमारा इस वजह से ये जो सारे फिनोमेना हैं इनके साथ वास्ता नहीं पड़ा, ठीक है। जब हमने फिर ज़्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स के साथ डील करना शुरू किया, फिर हमें समझ आएगी अच्छा और चीज़ें भी हो सकती हैं। सो होपफुली आप ये तो कन्विंस हो गए होंगे कि P इज इक्वल टू गामा mv, ये जो हम यूज़ करते आ रहे हैं उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये गामा जो है लॉरेंस फैक्टर कहलाता है, ठीक है, लॉरेंस फैक्टर। गामा, और इसमें ये बीटा जो है ये V/C जो है इसका भी नाम है, इसको बीटा कहते हैं यूजुअली। तो गामा जो है फिर आपका क्या बन जाता है, 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अगेन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बीटा को नहीं यूज़ करूँगी, गामा को भी खोल के हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा करके देखेंगे। बट चूँकि स्पेशल रिलेटिविटी का क्विक से इंट्रोडक्शन है, तो स्पेशल रिलेटिविटी में आपको ये गामा और बीटा सारा वक्त मिलते हैं, ठीक है। और वो जो मैं शुरू में आपको बता रही थी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, उसमें भी एक गामा का फैक्टर आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम मैं इसको खोल के बताऊंगी, और एनर्जी का भी रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है वो भी मैं खोल के बताना चाहती हूँ। उसको हम जो हमारी क्लासिकल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ हम डील करते हैं उसके साथ रिलेट करेंगे। और उसका भी मकसद ये होगा कि ताकि आपको ये हो क्लियर कि एक्चुअली ये वही चीज़ है जो हम हमेशा से करते आए, लेकिन उसके अलावा उसमें और हमारा नॉलेज एक तरह से बढ़ गया। और फिर एक दफ़ा वो समझ आ जाए तो फिर हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे कुछ समझ आ जाएगी, और फिर हमें एन का भी पता देखना होगा कि क्या है, क्योंकि ना लास्ट टाइम हमने एन यूज़ किया था, एन ऑफ वी यूज़ किया था ये वाला, ठीक है। और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए यूज़ किया था, लेकिन वो मैंने क्या कहा था, मैसिव पार्टिकल्स के लिए है, और जब इक्विलिब्रियम में हो सिस्टम। सो अब हम मैसलेस पार्टिकल्स के लिए देखेंगे एन की क्या शक्ल होती है, ठीक हो गया। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर नेक्स्ट टाइम। क्वांटम मैकेनिक्स को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में करना भी नहीं चाहा था, मैंने सिर्फ, लेकिन आपका कोई सवाल है उसके बारे में तो पूछ लें कि क्या है। क्योंकि कुछ फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन हो सकते, मतलब सिंपल सरफेस लेवल जवाब उसका यही है कि कुछ फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन हो सकते खाली क्लासिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू। इनफैक्ट बहुत सारे फिनोमेना नहीं हो सकते, मसलन टनलिंग नहीं एक्सप्लेन हो सकता, मसलन पोटेंशियल बैरियर कैसे कोई चीज़ क्रॉस कर लेता है नहीं एक्सप्लेन हो सकता, मसलन क्वांटाइजेशन नहीं एक्सप्लेन होती, फॉर एग्ज़ाम्पल। और भी बहुत कुछ है। आपकी पूरी क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो है ही क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, और पूरी क्वांटम फील्ड थ्योरी आपकी बेस है स्टैंडर्ड मॉडल वगैरह इस टाइप की चीज़ों की, जो कि हमारे सारे पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करता है। उसको, उस थ्योरी को आप बिल्ड ही नहीं कर सकते क्लासिकली।
generally possible is the concept of time travel be possible or between this will हाँ, वो मैं करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग जो काम किया जाता है इसके साथ, मतलब कम से कम एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्स में नहीं करूँगी, बट अगर अलहदा से कोई हो तो वो एक अलहदा चीज़ है। बट कॉजालिटी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, स्पेशल रिलेटिविटी से रिलेटेड। कॉजालिटी क्या कहती है हमें, कि कॉज और इफेक्ट के बारे में कहती है, ठीक है। सो कॉज क्या है कि कोई भी चीज़ हो सकती है कॉज, ठीक है, कि सपोज़ यहाँ पानी ज़मीन पे है और मैं उसमें ज़ोर से पाँव रखती हूँ और कोई और पास खड़ा है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट है ना। मैंने पाँव रखा तो वो गीले हुए कपड़े, ये उल्टे नहीं हो सकते ये चीज़ें, ठीक है। उल्टी हो जाएंगी तो बहुत अजीब गरीब दुनिया हो जाएगी ना। और इसकी एक्सट्रीम एग्जांपल वो दी जाती है कि ग्रैंडसन की पैदाइश से, मतलब ग्रैंडसन पहले पैदा हो जाए और ग्रैंड मदर बाद में पैदा हो। एक्सट्रीम एग्जांपल तो ये है ना। सो कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ है। सो मैथमेटिकली स्पेशल रिलेटिविटी के थ्रू के जो एक्सप्रेशंस हैं, मैथमेटिकली उनके थ्रू शो किया जा सकता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ हो पॉसिबल किसी ऑब्जेक्ट का जाना, तो कॉजालिटी वायलेट होती है, कॉज एंड इफेक्ट वायलेट हो जाता है। और अगर हम चाहें कि कॉजालिटी नहीं वायलेट होनी, तो फिर हम फोर्स्ड होते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से स्लो हो हमारी स्पीड।